अरे ओ गंदे कपड़ों वाली, तेरी हैसियत नहीं मेरे ऑफिस में खड़े होने की। चल दफा हो। मैडम जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो बस अपनी पोती का दाखिला कराने आया हूँ। ये देखिए पूरे पैसे लाया हूँ। गांव से सुबह की बस पकड़ कर आया हूँ ताकि समय पर पहुंच सकूं। चुप, एकदम चुप। अपनी ये गंदी पोटली अपनी जेब में रख। तुझे दिखाई नहीं देता ये शहर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ बड़े बड़े अफसरों और रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। तेरे जैसे गोबर उठाने वालों के बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये क्या मिट्टी वाले जूते लेकर मेरे वातानुकूलित ऑफिस में घुस आया। देख नहीं रहा मेरा कालीन खराब कर दिया तूने। मैडम जी किसान हूँ। मिट्टी ही तो मेरा जीवन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। आप एक बार उसकी मार्कशीट तो देख लीजिए। हटा इसे मेरी आंखों के सामने से। मुझे उल्टी आ जाएगी तेरे इन कपड़ों की बदबू से। मार्कशीट धरी की धरी रह जाएगी अगर तेरे पास डोनेशन देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है तो। और शकल देखी है अपनी। धोती कुर्ता पहनकर चला आया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। पहले जाकर ढंग के कपड़े पहनना सीख, फिर बात करना। मैडम जी कपड़े भले ही मैले हैं पर पैसा मेहनत का है। मैंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर ये पैसे जमा किए हैं। आप बस मेरी गुड़िया को दाखिला दे दीजिए, उसका साल खराब हो जाएगा। अरे रामू कहाँ मर गया तू। जी मैडम। इस बूढ़े को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल। और सुन, गेट पर बोल देना कि आइंदा ऐसे फटीचर लोग स्कूल के अंदर घुसने नहीं भी नहीं चाहिए। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देख ली। नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पोती का सपना टूट जाएगा। वो बहुत होशियार है। ओए बुड्ढे, सुनाई नहीं देता क्या? चल बाहर निकल। मैडम का गुस्सा नहीं जानता तू। बेटा मुझे मत धकेलो, मैं खुद चला जाऊंगा, बस एक बार। चल चल, ज्यादा नाटक मत कर, बाहर जाके बैठ। गार्ड ने बुजुर्ग रामदीन को बांह से पकड़कर ऑफिस से बाहर बरामदे में धकेल दिया। रामदीन लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर गिर पड़े। उनकी पोटली से कुछ सिक्के और नोट जमीन पर बिखर गए। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा। सरस्वती के मंदिर में ही एक लाचार बाप की बेइज्जती। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? उठा अपनी ये चिल्लर और भाग यहाँ से। यहाँ वीआईपी लोगों की गाड़ियां आने वाली है। यहाँ भीड़ मत लगा। रामदीन कांपते हाथों से अपने पैसे समेटने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन की धूल में मिल रहे थे। जिस स्कूल को उन्होंने अब सपनों का महल समझा था, आज वही उनके स्वाभिमान का कब्रगाह बन गया था। वो चिलचिलाती धूप में स्कूल के गेट के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका गला सूख रहा था, लेकिन अंदर जाकर पानी मांगने की हिम्मत अब उनमें नहीं थी। अंदर ऑफिस में प्रिंसिपल शालिनी अपनी कुर्सी पर बैठकर परफ्यूम छिड़क रही थी। उफ, क्या सड़ांध सी उस आदमी में। पूरा ऑफिस महक रहा है। रामू, रूम फ्रेशनर छिड़को जल्दी। आज नए डीएम साहब जिला अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। सुना है बहुत सख्त है। अगर उन्हें स्कूल में जरा भी गंदगी दिखी तो हमारी मान्यता रद्द कर देंगे। जी मैडम, सब चकाचक कर दिया है। बस वो गेट पर जो गमले हैं उन्हें पेंट करवा रहा हूँ। जल्दी करो, डीएम साहब की गाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। और हाँ, स्टाफ को बोल दो कि सब अपनी बेस्ट ड्रेस में रहें, इंग्लिश में ही बात करें। इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। हमें अपनी फीस बढ़ाने की अर्जी भी तो पास करवानी है उनसे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होनी चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक ऐसे घमंडियों के मुंह पर तमाचा होगा। उधर गेट के बाहर रामदीन अपनी पुरानी चादर बिछाकर बैठे थे। वो सोच रहे थे कि अब घर जाकर अपनी पोती मुनिया को क्या जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि तेरा दादा के पास तुझे पढ़ाने की औकात नहीं है। तभी दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। लाल बत्ती वाली गाड़ियों का काफिला स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस की जिप्सी आगे थी और बीच में एक शानदार काली सरकारी गाड़ी। अरे वो देखो, डीएम साहब आ गए, जल्दी गेट खोलो। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। प्रिंसिपल शालिनी घबराहट में अपनी साड़ी ठीक करते हुए गेट की तरफ भागी। उनके पीछे पूरा स्टाफ था। गार्ड ने जल्दी जल्दी गेट खोला, लेकिन काफिला गेट के अंदर जाने के बजाय गेट के ठीक बाहर रुक गया। अरे, ये गाड़ी बाहर क्यों रोक दी? शायद डीएम साहब पैदल चलकर स्कूल का जायजा लेना चाहते हैं। वाह क्या सादगी है। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक रौबदार नौजवान अफसर, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और बदन पर कड़क सूट था, गाड़ी से नीचे उतरा। पुलिस वालों ने तुरंत सैल्यूट मारा। प्रिंसिपल शालिनी अपने सबसे अच्छी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी, हाथ में गुलदस्ता लिए। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर स्कूल। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए प्लीज अंदर आइए। लेकिन डीएम साहब ने शालिनी की तरफ देखा भी नहीं। उनकी नज़र तो गेट के पास पड़े पेड़ के नीचे बैठे उस बुजुर्ग पर टिकी थी, जो सिर झुकाए अपनी आंसुओं को पोंछ रहा था। डीएम साहब ने अपना चश्मा उतारा और तेज कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़े। सर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? वीआईपी गेट इधर है। उधर तो बस भिखारी और ड्राइवर बैठते हैं। शालिनी पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन डीएम साहब ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो सीधे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे और बिना अपनी इस्त्री की हुई पैंट की परवाह करते हुए वहीं धूल में घुटनों के बल बैठ गए। बाबूजी, आप यहाँ जमीन पर? रामदीन ने चौंक कर ऊपर देखा। धुंधली आंखों से अपने बेटे को पहचानते ही उनका गला भर आया। सूरज बेटा तू? हाँ बाबूजी, मैंने तो आपको कहा था कि मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप बस से क्यों आए? और आप यहाँ बाहर धूप में क्यों बैठे हैं? मैंने तो प्रिंसिपल को फोन करवा दिया था कि मेरे पिताजी आ रहे हैं।
ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल, शालिनी और पूरे स्कूल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बूढ़े को उन्होंने धक्के मारकर निकाला था वो जिले के सबसे बड़े अफसर का पिता था। शालिनी के हाथ से गुलदस्ता छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। बेटा, वो मुझे लगा तू काम में व्यस्त होगा और फिर मुनिया के दाखिले की बात थी तो मैं खुद ही चला आया, सोचा प्रिंसिपल मैडम से मिल लूं। सूरज ने अपने पिता के धूल से सने कपड़े झाड़े और उनकी आंखों में पानी देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो खड़ा हुआ और धीरे से पीछे मुड़ा। अब उसके चेहरे पर वो सम्मान नहीं बल्कि एक अफसर का कोप था। किसने? सूरज की आवाज में इतनी कड़क थी कि वह खड़ा हर शख्स की रूह कांप गई। किसने मेरे पिता को यहाँ बाहर बिठाया? और ये उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? प्रिंसिपल, शालिनी का गला सूख गया। उसके शब्द हलक में अटक गए। सर वो हमें नहीं पता था। हमें लगा कोई गांव वाला है। गांव वाला? तो क्या गांव वालों की कोई इज्जत नहीं है? क्या इस देश का कानून कहता है कि अगर कोई धोती कुर्ता पहने हो तो उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए? माफ़ कर दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपके अगर ये मेरे पिता ना होते तो क्या तुम्हारी बदतमीजी जायज होती? जवाब दो मुझे। सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बाबूजी, चलिए अंदर। आज मैं देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है और किसने क्या कहा। मुझे सब सच सच बताइएगा। सूरज अपने पिता का हाथ पकड़कर बड़े शान से स्कूल के अंदर ले गया। वही रामदीन जिन्हें अभी धक्के मारे गए थे अब डीएम साहब के साथ वीआईपी की तरह अंदर जा रहे थे। प्रिंसिपल शालिनी कांपते पैरों से उनके पीछे चल रही थी। ऑफिस में पहुंचकर सूरज ने अपने पिता को अपनी कुर्सी पर बैठाया, खुद उनके बगल में खड़ा हुआ। अब बताइए बाबूजी, क्या हुआ था? रामदीन ने संकोच करते हुए सारी बात बताई। कैसे उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाया गया, कैसे उन्हें बदबूगार कहा गया और कैसे गार्ड ने धक्के मारकर बाहर फिकाया गया। जैसे जैसे रामदीन बोल रहे थे प्रिंसिपल शालिनी का चेहरा पसीने से नहा रहा था। उन्हें अपनी नौकरी, अपना रुतबा और स्कूल की मान्यता सब रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। मिसेस शालिनी। जी जी सर। आपको पता है जिसे गंदे आदमी को आपने बाहर निकाला, जिस मिट्टी को आपने गंदगी कहा, उसी मिट्टी को बेचकर मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है और मैं जो भी हूँ इसी धोती वाले किसान की वजह से हूँ। और आप शिक्षा देने का दावा करती हैं। जिस इंसान के मन में गरीबों के लिए इतनी नफरत हो वो बच्चों को क्या संस्कार देगा? सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कसम खाती हूँ आगे से ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा सर। मेरे बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरी नौकरी मत लीजिए। सालिनी अब फूट फूट कर रो रही थी और रामदीन के पैरों की तरफ लपकी। दादाजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके कपड़े देखे, आपका दिल नहीं देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शालिनी को अपने ही ऑफिस में अपने स्टाफ के सामने उस बुजुर्ग के पैरों में नाक रगड़ते देख सबको सबक मिल चुका था। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों, क्या रामदीन को उसे माफ़ करना चाहिए या डीएम साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ आपसे छूट ना जाए। सूरज ने अपने पॉकेट से एक फाइल निकाली। मिसेस शालिनी, मैं यहाँ सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ एक जांच के सिलसिले में आया था। मुझे खबर मिली थी कि आपके स्कूल में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों आरटीई पर अमीर बच्चों को डोनेशन लेकर दाखिला दिया जाता है। और आज आपने मेरे पिता के साथ जो किया उसने साबित कर दिया कि यहाँ शिक्षा नहीं, सिर्फ व्यापार होता है। नहीं सर, ये इल्ज़ाम गलत है। चुप रहिए। आपकी सारी हेरा फेरी की रिपोर्ट मेरे पास है। और रही बात मेरे पिता के अपमान की, तो उसके लिए मैं अभी एफआईआर दर्ज करवाता सकता हूँ। एक सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार करने के जुर्म में आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जेल का नाम सुनते ही शालिनी के होंश उड़ गए। वो थर थर कांपने लगी। बाबूजी, आप क्या कहते हैं? क्या सजा दी जाए इसे? रामदीन ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर जमीन पर बैठी शालिनी की तरफ। उनका दिल पसीज गया। वो किसान थे और किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। बेटा सूरज, जाने दे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके भी बाल बच्चे होंगे, किसी का पेट पर लात मारना हमारा काम नहीं है। बस इसे इतना समझा दे कि स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, इंसानियत भी पढ़ाई जाए। लेकिन बाबूजी, इसने आपका अपमान किया है। बेटा, बड़प्पन माफ़ करने में होता है, बदला लेने में नहीं। अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया तो इसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? सूरज ने गहरी सांस ली। अपने पिता के संस्कारों के आगे वो हमेशा झुक जाता था। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। सूरज ने शालिनी की तरफ देखा। मिसेस शालिनी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपका पाला एक ऐसे इंसान से पड़ा है जिसका दिल समुंदर से भी बड़ा है। मेरे पिताजी ने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन प्रशासन आपको माफ़ नहीं करेगा। आपके स्कूल की पूरी ऑडिट होगी, मैनेजमेंट बदला जाएगा और आपको प्रिंसिपल के पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं होती आप स्कूल में कदम नहीं रखेंगी। जी सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे जेल भेजने से बचा लिया, यही बहुत है। और हाँ, एक बात और, मेरी भतीजी मुनिया का दाखिला अब इस स्कूल में नहीं होगा। सर, मैं अभी उसका एडमिशन कर देती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। नहीं, जिस स्कूल की नींव में ही भेदभाव और घमंड हो वहाँ मेरी भतीजी कभी अच्छे संस्कार नहीं सीख पाएगी। मैं उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा जहाँ टाट पट्टी पर बैठकर भी बच्चे अफसर बनना सीखते हैं, इंसान बनना सीखते हैं। सूरज ने अपने पिता का हाथ थामा। चलिए बाबूजी, घर चलते हैं, यहाँ की हवा बहुत जहरीली है। रामजी ने जाते जाते मुड़कर देखा। शालिनी अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी।
पूरा स्कूल स्टाफ जो कुछ देर पहले उन पर हंस रहा था और सम्मान में सिर झुकाए खड़ा था। रामदीन ने अपनी मैली धोती को ठीक किया और बेटे के साथ शान से बाहर निकल गए। उस दिन स्कूल के हर व्यक्ति ने एक सबक सीखा कि कभी किसी की वेशभूषा से उसकी औकात मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जब वक्त तमाचा मारता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसे का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। याद रखिए, पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए, अगर उसकी जड़ें जमीन से नहीं जुड़ी हैं तो एक मामूली आंधी भी उसे उखाड़ फेंकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में माता पिता की जय लिखना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारा परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।